दोस्तों, फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है। तो ईद का जो परचम उन्होंने लहराया था, वो परचम आज आपके हाथ में है। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मूसा और ईसा ने दी थी, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का शर्फ आपको हासिल है। जिस मकसद अक्सा की हरमती की कोशिश की जा रही है, उस मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। दोस्तों, फ़लस्तीन का मसला है क्या, उसकी नौइयत क्या है, उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है, कुदरती ज़खायर से खाली इस सरज़मीन से साम्राज्य ममालिक को इतनी दिलचस्पी है कि यहूदियों के कदम वहाँ कैसे जमे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा है क्या आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि ईसाइयों ने यहूदियों का साथ क्यों दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और हज़रत मरियम की बेहुरमती के बावजूद यहूदियों के कांधे से कांधा उन्होंने क्यों मिलाया। अरब हुक्मरानों ने क्या कमज़ोरी दिखाई, मुस्लिम फ़ौजों की पेशकदमी से किसने रोका, पसपाई पर उनको मजबूर किसने किया, अंबिया की सरज़मीन फ़लस्तीन को बतौर तोहफ़ा यहूदियों के हवाले किसने किया। क्या इसराइल वाकई ही ताकतवर है, क्या अरबी इतने ही कमज़ोर हैं, अरब कौमियत का नारा क्यों लगाया गया, अजम का इस सरज़मीन से रिश्ता क्यों काटा गया, फ़लस्तीनियों को हिजरत पर मजबूर क्यों किया गया, पड़ोस मुल्कों ने मेज़बानी में इतनी फराग दिली का मुजाहरा क्यों किया। ये सवालात अगर आपके जहन में भी पैदा हो रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात दी जाएंगी। दोस्तों, यही वो मस्जिद अक्सा है जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माराज हुई। यही वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत फरमाई। मस्जिद नबवी के अलावा यही वो तीसरा मकाम है जहाँ एक नमाज पर 50,000 नमाजों के सवाब का वादा है। क्या आप इस मुक़द्दस मकाम को बाग़ियान खुदा, कातलान अंबिया और मुनकरीन मोहम्मद मुस्तफ़ा के हवाले करने पर राज़ी हैं? अगर नहीं तो पहले आप इस मसले को समझिए और फिर आप जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। दोस्तों, इस वक्त मीडिया पर यहूदियों का कंट्रोल है, हिंदुस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। पूरे वसूख से ये बात कही जा सकती है कि हमारे बड़े और मारूफ अखबारात पूरी तरह से यहूदी मीडिया के ताबे हैं और यही बात जाहिर भी हो जाती है। कोई मजमून या अगर यहूदियों के खिलाफ कोई कुछ लिखता है तो उसको शाया करने से इनकार कर दिया जाता है। बाज़ वक्त उसकी वजह यह बताई जाती है कि और उसके अलावा ज़्यादातर खामोशी इख्तियार की जाती है। गज़ा की जंग में फ़लस्तीनियों को ही जालिम करार दिया गया। हालांकि नुकसानात से हर शख्स अंदाज़ा लगा सकता है कि उनका जानी नुकसान 1000 से ऊपर हुआ और यहूदियों का तकरीबन जो नुकसान बताया जाता है वो सिर्फ 13 है। इससे हर शख्स समझ सकता है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। उन पर जो माली नुकसानात हुए उसके मुतल्लिक़ खबरें बहुत एहतियात के साथ दी जाती हैं, जबकि बड़ी तादाद में उनके मकानात तबाह हो गए। इस वक्त मस्जिद अक्सा को ख़तरा है। कोशिश की जा रही है कि मस्जिद अक्सा को मस्मार करके हेकल सुलेमानी की तामीर की जाए। उसके लिए मुख्तलिफ तदबीरें की जा रही हैं। कभी तहकीकात के नाम पर नीचे खुदाई की जाती है, कभी मुसलमानों को उसमें नमाज पढ़ने से रोका जाता है। अभी खबरें आ रही हैं कि उनको नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है और वहाँ पे मुसलसल बमबारी की जा रही है और उसमें यहूदी ज़बरदस्ती घुस गए हैं, जिससे पहले आग लगाने की कोशिश की गई थी, जिसमें हिंदुस्तान में बड़ा हंगामा और फसादात भी हुए थे। दोस्तों, मस्जिद अक्सा का मसला सिर्फ अरबों का नहीं है, ये दुनिया के तमाम मुसलमानों का मसला है। फ़लस्तीन के बारे में तो कहा जाता है कि वो अरबों का मसला है और उसमें अरबों की कोताही को बहुत अमल दखल है, क्योंकि इसराइल का क़याम यूं ही अमल में नहीं आ गया। ये एक हकीकत है कि लेकिन इस मकरो फरेब और अयारी और यहूदी कोई बड़ा फ़ायदा नहीं उठा सके। ना वो कभी गालिब कौम रहे, हमेशा मारे मारे फिर रहे, दुनिया में
कहीं इज्जत और सरबुलंदी हासिल नहीं हुई। अगर मगर से किसी को फ़ायदा पहुंचा तो मक्कार आदमी हमेशा कामयाब होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। कुरान मजीद कहता है, और उन्होंने अपनी चालें चुनी और उनकी अब सब चालें अल्लाह के यहाँ, और वो चालें ऐसे गज़बनाक हैं कि उनसे पहाड़ भी मिल जाए तो वो मकर से कभी नहीं होता। कहा जाता है कि बरतानिया बड़ा मक्कार है, लेकिन हाल उसका अब ये है कि वजूद ही उसका खतरे में है। दोस्तों, सल्तनत बरतानिया कभी भी किसी भी वक्त 3 हिस्सों में बढ़ सकती है, इसलिए कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में ऐसी कशमकश और ऐसी दुश्मनी है कि अगर एक इलाके का आदमी दूसरे इलाके में जाता है तो वो उस इलाके की तरफ अपनी निस्बत नहीं करता, क्योंकि फिर उसके साथ मुसावात का मुआमला नहीं किया जाएगा। ये है उस मुल्क की असलियत का हाल, और उसकी माली हालत ऐसी है कि अगर अरब अपना सरमाया वापस ले ले तो बरतानिया ढेर हो जाए। माली लिहाज से निहायत कमज़ोर है और समाजी लिहाज से उसमें जो इखलाकी खराबियां हैं वो सब ही आया हैं। इसलिए मकर से कौमें ज़्यादा दिन तक कामयाब नहीं रह सकती, कुछ दिन तक धोखा तो दे सकती हैं। इसराइल के क़याम के बहुत से असबाब हैं। एक तो ये कि उसको कुछ ताकतवर मुल्कों ने गोद में ले रखा है और अरबों के हाथ पैर बांधकर उसके कंधे पर बैठा दिया है, और उसके बाद से अब तक उसकी हिफाजत की जा रही है। और फिर इस तरह इसराइल का क़याम अमल में आया। ये तसव्वुर बहुत गलत है कि इसराइल को बरतरी हासिल है। अब तक जितनी भी जंगें हुई उसका आप जायज़ा ले लीजिए। इसराइल को कामयाबी वहीं हुई जहां उसके मुकाबले में कमज़ोरी दिखाई गई। अभी हाल ही में एक अंग्रेज़ी किताब लिखी गई है जिसमें बहुत से मुल्कों के बारे में तफसीलात दर्ज थी। बहुत पुरानी किताब है। उसमें ये लिखा है कि 1948 में इसराइल का क़याम किस तरह अमल में आया। यहूदियों की ये ताकत बहुत कम थी जब फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़े में था। उसी वक्त उसने तय कर लिया था कि इसराइल का क़याम यहाँ होगा ताकि अरबों पर कंट्रोल रहे। ये बरतानिया की पॉलिसी रही है कि जहाँ उसको जाना पड़ता है वहाँ वो कोई फितना छोड़कर चला जाता है ताकि उसको बार बार आकर हल करने का मौका मिले। दोस्तों, एक किस्सा है कि एक शख्स ने अपना मकान बेचा और मकान खरीदने वाले से कहा कि मकान तो पूरा आपका है, लेकिन उसमें फलां कमरे में एक खौंटी है, वो हमारी है और हमें उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। और वो इजाज़त उसे मिल जाती है। ख़रीदने वाले ने सोचा कि एक खौंटी का मामला है, कोई हर्ज नहीं, और इजाज़त उनको दे दी गई। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन आता है और कहता है कि उस खौंटी को देखना चाहते हैं। आखिरकार परेशान होकर ख़रीदने वाला इस बात पर मजबूर हो गया कि वो मकान वापस कर दे। इसी तरह बरतानिया भी है, जिस मुल्क में रहा वहाँ पर अपनी खौंटी छोड़ गया और उसको खौंटी के ज़रिए मौका मिलता रहा दखलंदाजी करने का। और उन कौमों में इतनी जुर्रत नहीं है कि उस मकान को पूरी तरह से आज़ाद कर सके, या खौंटी निकाल कर उसके सर पर ठोक दी जाए और उसके बाद कहा जाए कि खुद भी जाओ और अपनी खौंटी भी ले जाओ। जब ये जुर्रत पैदा हो जाएगी उन मुसलमान मुल्कों में या उन अरब मुल्कों में जो इसराइल को झेल रहे हैं, तो उस वक्त इसराइल का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। 1948 की जंग के बारे में एक अंग्रेज़ मौर्रख ने लिखा है कि इसराइल की कोई फौजी ताकत नहीं थी और 4-5 अरब मुल्क उसके मुकाबले पर थे, लेकिन ये मुकाबला ज़ाहिरी था। अरब फ़ौजों को हुक्म था ना लड़ने का, और जो मुजाहिदीन आगे बढ़ गए और इसराइल के ख़तरा बन गए तो उन फ़ौजियों को हुक्म दिया गया कि फ़ौरी वापसी का, और हुक्म अदौली की सूरत में उनके अफसरों को हुक्म दिया गया कि उसको शूट कर दिया जाए। अब दोस्तों, आप 1967 की जंग का भी हाल सुन लीजिए। धोखा ही धोखा हुक्मरानों ने दिया, फौजों ने धोखा दिया, जनरलों ने धोखा दिया, क्योंकि जो जनरल थे वो या तो बरतानिया के थे या फ्रांस के थे या यूरोप के मुशीर थे। उनको लड़ने से मजबूर कर दिया गया था। मिस्र का इनकलाब 1952 में हुआ था। उसकी पहली जो बुनियाद थी कि हमारे साथ खयानत की गई, नाकारा असलहा की वजह से थी। उन्हें उसी नाकारा असलहे की वजह से शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि हमें ख़राब इसलाह दिया गया, हमें लड़ने से रोका गया,
जिससे मिस्र खतरे में पड़ गया। हालांकि मिस्र ने पूरा मामला और मुकाबला किया था, जमाल अब्दुल नासिर उसी वजह से हीरो बने। फिर रूस ने मुदाखलत की, अमेरिका ने साथ दिया। अमेरिका ने भी कहा कि तुम लोग अपनी फ़ौज वापस ले जाओ, और रूस ने अल्टीमेटम दिया तो मिस्र को फ़ौज वापस ले जानी पड़ी। उसी जंग में इसराइल, फ्रांस और बरतानिया की मदद से मिस्र के अंदर तक पहुंच गया था, और फिर उसने बड़ा कत्लेआम किया और बड़ी ताकतों ने उसका साथ भी दिया। 1967 की जंग में अरब और मिस्री फ़ौजों के साथ किस तरह मजाक किया गया। मिस्री फ़ौजें जजीरा नुमा सीना को पार कर रही थी। इतने में इसराइल के हवाई जहाज़ आते हैं और मिस्र के हवाई अड्डों को तबाह करके चले जाते हैं। उन्होंने अपने हवाई अड्डों और हवाई जहाज़ों की हिफाजत नहीं की, और यही चीज़ जमाल अब्दुल नासिर के ज़वाल का सबब भी बनी। लेकिन 1973 में बार लाइन को पार करके इसराइल के अंदर तक पहुंच गए, और उसने अमेरिका से फरियाद की कि हमें बचाया जाए। दोस्तों, ये तारीख का वाक़या है कि अगर आप देखेंगे कि उस वक्त इस्राएली कायदीन की क्या हालत हुई। उन्होंने अमेरिका से फरियाद की कि हमको बचाएं, हम गए। इसराइल के अंदर मिस्री फ़ौज दाखिल हो चुकी थी। इसराइल उस वक्त पूरे खित्ते में पड़ा हुआ था, चनाचे अमेरिका ने बराह रास्त मुदाखलत की, और जहाँ मिस्री फ़ौजें थीं वहाँ अमेरिका ने अपनी फ़ौज उतारी और उसकी फिर हिफाजत की। दोस्तों, ये कहानी थी फ़लस्तीन की, किस तरह फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा शुरू हुआ, और इसका हल क्या है। आप यहाँ कमेंट में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।